नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। राकेश सूद के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, इस आर्टिकल में इंडिया यूएस रिलेशंस की बड़ी पिक्चर को ब्रीफली डिस्कस किया गया है। मतलब पास्ट में इंडिया यूएस रिलेशंस कैसे थे और अभी इंडिया यूएस रिलेशंस कहाँ पे स्टैंड करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 मैकेनिज्म का तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अहम था। क्यों? क्योंकि देखो कोविड-19 की वजह से आपको पता है ज़्यादातर जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हैं वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज हो रही हैं। इन फिजिकल विभिन्न देशों के मिनिस्टर्स या फिर डिप्लोमेट काफ़ी कम मुलाकात कर रहे हैं। और इवन यूएसए में तो आपको पता है इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, यानी अगले महीने। तो ऐसी सिचुएशन में यूएसए से 2 मिनिस्टर्स का इंडिया में आना 2+2 डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इससे पता लगता है कि यूएसए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंडिया के साथ पार्टनरशिप को मेंटेन करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि देखो पाकिस्तान यूएसए का एलाय बन गया था साउथ एशिया में। सीटो, सेंटो, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये यूएसए के द्वारा सपोर्टेड थी और पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट था। वैसे भी देखो इंडिया तो नैम का पार्ट था। नैम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, और नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो मेंबर कंट्रीज थे उनका ये स्टैंड था, हम ना तो यूएसए के ग्रुप में शामिल होंगे और ना ही यूएसएसआर के। इसके बाद जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ तो नेहरू ने यूएसए से मदद मांगी थी। यूएसए से मदद पहुंच पाती इससे पहले ही चाइना ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर दिया था। तो वैसे यूएसए ने मना नहीं किया था कि हम इंडिया को मदद नहीं देंगे, लेकिन यूएसए की मदद पहुंचती उससे पहले ही युद्ध खत्म हो चुका था इंडिया और चाइना के बीच। उसके बाद 1966 में क्या हुआ? यूएसए इंडिया पर दबाव डाल रहा था कि वियतनाम वार के इशू पर आप हमारा साथ दीजिए, बट इंडिया ने यूएसए को क्रिटिसाइज किया वियतनाम में इंटरवेंशन करने के लिए, वियतनाम वार के लिए। तो इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए यूएसए का जो PL 480 प्रोग्राम था, पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत यूएसए इंडिया को ग्रेन के शिपमेंट्स यानी शिप्स भेज रहा था। यूएसए ने इंडिया पर और ज़्यादा दबाव बनाने के लिए इन शिपमेंट्स में जानबूझ के डिले किया, तो इंडिया को ह्यूमिलिएशन का भी सामना करना पड़ा और बाद में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। उसके बाद 1971 में क्या हुआ? 1971 में आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुआ था, बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। इस युद्ध में यूएसए ने पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की थी। यूएसए का एक वेसल भी आ पहुंचा था बंगाल की खाड़ी के पास, लेकिन इससे पहले इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी। तो अगर यूएसए पाकिस्तान की मदद करता तो यूएसएसआर हमारी मदद करने के लिए आगे आता। इवन यूएसएसआर ने भी अपने शिप्स भेज दिए थे उस सूरत में कि अगर यूएसए पाकिस्तान की मदद करेगा, यूएसए अगर इंडिया पे अटैक करेगा तो यूएसएसआर इंडिया की मदद करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के चलते फिर फाइनली यूएसए ने पाकिस्तान की मदद नहीं की थी, बट पाकिस्तान यूएसए का अलाय कंट्री था उस समय। उसके बाद 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तो यूएसए ने इंडिया पर काफ़ी सैंक्शंस लगाए। इवन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी गठन हुआ ताकि इंडिया जैसे देश जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है वो न्यूक्लियर फ्यूल को हासिल ना कर पाए। उसके बाद जब इंडिया में इमरजेंसी लगी तब भी यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए इंडिया के ऊपर। 1980s में पाकिस्तान और यूएसए के बीच टाइज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि अफगानिस्तान में यूएसएसआर का इंटरवेंशन हुआ था और यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में रिबेलियन को सपोर्ट किया जा रहा था यूएसए के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर। लेकिन देखो इसके बाद
इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में चेंज आना स्टार्ट होता है। मतलब कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब कोल्ड वार खत्म हो जाता है, उसके बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट होता है। जब 1991 के आसपास गल्फ वार हुआ था, तो उस समय इंडिया ने इस वार में लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड की थी यूएसए को कि आपके जो प्लेन हैं वो इंडिया की धरती से रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। 1990 के बाद आपको पता है हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर गई थी एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। तो यूएसए को लगा कि इंडिया के फॉर्म में हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है अगर इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पर देखो कुछ बातें बताई जाती हैं कि 1991 में किक लाइटर, लेफ्टिनेंट जनरल किक लाइटर, ये आर्मी कमांडर थे यूएस पैसिफिक कमांड में। इन्होंने सजेस्ट किया था इंडिया और यूएसए की तीनों सर्विसेज के बीच कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद 1995 में जो पैक्ट साइन हुआ इंडिया और यूएसए के बीच, उस पैक्ट के अनुसार डिफेंस सेक्रेटरी लेवल की बातचीत स्टार्ट हुई और एक टेक्नोलॉजी ग्रुप का भी गठन किया गया दोनों देशों के बीच। रिलेशंस देखो ठीक होने स्टार्ट हुए ही थे, लेकिन 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद यूएसए एकदम से चिढ़ गया। यूएसए ने दूसरे देशों के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन देखो इंडिया ने भी अपना स्टैंड प्रस्तुत किया। इंडिया ने यूएसए को समझाने की कोशिश की, देखो हमने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें चाइना से खतरा है। उस समय चाइना भी काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा था, तो यूएसए को लगता था कहीं ना कहीं इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो ठीक हैं, क्योंकि इंडिया ने यह भी कहा था बेशक हमने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर लिया है, बट हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो सारी गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करेंगे, फर्दर कोई टेस्ट नहीं करेंगे, और हमारी जो पॉलिसी है वो भी नो फर्स्ट यूज़ की है। तो यूएसए को लगा कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। 1998 से लेकर 2000 के बीच इन 2 सालों में हमारे उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे लेट जसवंत सिंह, जिनकी कुछ ही दिनों पहले डेथ हुई है। इनके बीच और यूएसए के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब यूएसए के वाइस फॉरेन मिनिस्टर आप कह सकते हो, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रोब टेलबोट, इनके बीच 18 राउंड्स की बातचीत हुई थी 1998 से लेकर 2000 के बीच। इस बातचीत के बाद धीरे धीरे यूएसए ने इंडिया के ऊपर से सैंक्शंस को हटाना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली 2005 में एक 10 साल का फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस रिलेशनशिप साइन हुआ, और उसके बाद 2013 में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ, जिसको 2015 में रिन्यू कर दिया गया और 10 सालों के लिए। 2015 में जब ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया, तो इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस की बात कही गई है, जैसे दोनों देशों के बीच जॉइंट एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, जॉइंट ट्रेनिंग फॉर मल्टीनेशनल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉन प्रोलिफरेशन से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन सबको शेयर किया जाएगा। रिलेशंस देखो इंडिया और यूएसए के बीच और ज़्यादा मजबूत हुए 2008 की इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद। 2008 में इंडिया और यूएसए के बीच जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, इसकी देखो सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस कैसे है, जैसे देखो हमने डिस्कस किया कि 1998 के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद और 1974 के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अब देखो 2008 में वही यूएसए इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए राजी हो जाता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राजी हो जाता है। तो आप बताइए कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी 2008 की इस न्यूक्लियर डील की। उसके बाद इकोनॉमिक डायमेंशन की बात की जाती है। इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड है वो भी पिछले काफ़ी सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2000 में बायलैटरल ट्रेड था सिर्फ $20 बिलियन। 2018 में बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएसए के बीच बढ़ के हो गया है $140 बिलियन। यूएसए में इंडियन डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 40 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं यूएसए में, जो अब यूएसए की पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2005 तक
यूएसए से इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट $400 मिलियन का था, जो कि 2020 आते आते $18 बिलियन तक बढ़ चुका है। देखो, जब 1991 में लेफ्टिनेंट जनरल किक लाइटर ने प्रपोजल्स दिए थे तो इंडिया और यूएसए के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। तो यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने को लेकर एक सहमति नहीं थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री तो उस समय न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे और उसके 2 साल बाद बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए। देखो कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट ये 22 साल बाद थी। इससे पहले 1978 में यूएसए के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भारत की यात्रा पर आए थे। तो बिल क्लिंटन की भारत यात्रा स्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज के बीच डिफरेंसेस को कम कर पाई और इंडिया और यूएसए, जिनके बारे में कहा जाता है ये नेचुरल एलाइज हैं, क्योंकि दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, दोनों देशों में फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, इसलिए ये नेचुरल एलाइज हैं। तो ये नेचुरल एलाइज एक साथ सामने आए 2000 में। उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ रिलेशंस को और इम्प्रूव कर पाए। 2008 में न्यूक्लियर डील साइन हुई और न्यूक्लियर डील के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया गया, खास करके लेफ्ट पार्टीज के द्वारा। लेफ्ट पार्टीज यूपीए से बाहर भी आ गई इस इशू पर। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने एज सच ऐसी कोई चुनौती नहीं थी कि कोई विरोध करे कि आप यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव मत कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा के कार्यकाल में जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन रीजन का समर्थन किया 2015 में। और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल डायलॉग को अपलिफ्ट किया गया 2+2 डायलॉग में। इसके बाद इंडिया और यूएस रिलेशंस में स्पेसिफिकली डिफेंस की डायमेंशन को डिस्कस किया जाता है। देखो, इंडिया ने यूएसए के साथ अभी सभी फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया है। अभी 2+2 मैकेनिज्म का जो तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें बैका एग्रीमेंट को साइन किया गया। बैका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद यूएसए और इंडिया आपस में जियो स्पेशियल डेटा शेयर करेंगे। ये लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन होना बाकी था। इससे पहले 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साथ साइन किया था। 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तो इंडिया ने यूएसए के साथ एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेज ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगी इंडिया की यूएसए के साथ। डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता गया। 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि दोनों देश आपस में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को एक्सचेंज कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करना लॉजिस्टिक पर्पजेज के लिए। इसके बाद 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार यूएसए हमें सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा ताकि दोनों देशों की फोर्सेस मिलकर काम कर सके, मिलकर ऑपरेशंस चला सकें। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा देशों ने ये सारे एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ साइन किए हुए हैं। वैसे देखो, लॉजिस्टिक्स एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री कम्युनिकेशन से संबंधित एग्रीमेंट हमने फ्रांस के साथ भी साइन किया है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो कुछ देश यूएसए के एलाय कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यूएसए के एलाय कंट्रीज हैं। इनकी सुरक्षा करना यूएसए की जिम्मेदारी भी है। और कुछ देश यूएसए के दुश्मन देशों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब। इंडिया एक ऐसा देश है, ना तो यूएसए के एलाय कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, ना ही दुश्मन की कैटेगरी में आता है। तो इंडिया और यूएसए दोनों इक्वल पार्टनर के तौर पर काम करना सीख रहे हैं। क्योंकि देखो, जो यूएसए के एलाय कंट्रीज होते हैं वो यूएसए का जूनियर पार्टनर बन के काम करते हैं, बट इंडिया यूएसए का जूनियर पार्टनर बन के काम नहीं करना चाहता। इंडिया यूएसए के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो दोनों के लिए ये नया एक्सपीरियंस है, दोनों सीख रहे हैं। यूएसए ने इंडिया को 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर की कैटेगरी में डाला। ये इंडिया के लिए यूएसए के द्वारा दी गई एक यूनिक पोजीशन है। इसके अलावा 2018 में
यूएसए के द्वारा इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन की कैटेगरी 1 में डाला गया ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज यूएसए के द्वारा इंडिया को एक्सपोर्ट की जा सकें। इन एग्रीमेंट्स की सहायता से इंडिया एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम में जो ग्रुप्स आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, वासिनार अरेंजमेंट, इनको ज्वाइन कर पाया। एनएसजी को अभी तक इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि चाइना हर बार ब्लॉकेड लगा देता है इंडिया के सामने एनएसजी की मेंबरशिप पाने के लिए। ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम के ग्रुप्स हैं, इनका मकसद ये है, ये इंश्योर करना कि जो देश इन ग्रुप्स के मेंबर नहीं हैं वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना हासिल कर पाएं, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्लोरिफरेशन को रोकना, ये मकसद है इन 4 ग्रुप्स का। 4 में से 3 ग्रुप्स का इंडिया मेंबर बन चुका है, एनएसजी का मेंबर अभी तक नहीं बन सका है चाइना की वजह से। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो हर एक रिलेशनशिप में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों होते हैं। अभी इंडिया यूएसए की रिलेशनशिप में सबसे बड़ा पुश फैक्टर भी और सबसे बड़ा पुल फैक्टर भी है चाइना फैक्टर। चाइना एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए काफ़ी करीब आए हैं। क्वाड जो 2007 में इस्टाब्लिश तो हो गया था, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में था। जैसे जैसे चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, क्वाड भी और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 5 आइज की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया को भी इनवाइट किया गया। 5 आइज को सेटअप किया गया था 1941 में। ये 5 देशों का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस। ये ग्रुप, इस ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। तो इस ग्रुप की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया को भी बुलाया गया और ये पहली बार था। तो ये हमने बात की इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।